प्यारे बच्चों, रेल प्रोजेक्ट के तहत सभी विद्यालयों में मंथली मासिक परीक्षा होती थी। विभिन्न विषय के मासिक परीक्षा जो हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने इतिहास का, भूगोल का कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे जो शुरू से अभी तक आए हैं। इसमें जो आंसर दिया गया है वो ऑफिशियल है, और चूंकि सारे क्वेश्चन ऑफिशियल जारी किए थे जेसीईआरटी द्वारा, तो परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दें। ये अर्थशास्त्र जो है वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए एक ही चीज है और एक ही क्वेश्चन आता था। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया था, ये एग्जाम हुआ था 12/6/2025 को। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। तो माइक्रो जो है वो ग्रीक शब्द है, तो क्या हो जाएगा आंसर ग्रीक। माइक्रोज रहे या माइक्रो रहे, दोनों है। सो माइक्रो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रोज जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। दोनों क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने 1776 में अपना किताब लिखा था राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज, और उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। तो दूसरा का यहाँ सी हो जाएगा। तीसरा है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ। माइक्रोज का अर्थ होता है, तो माइक्रोज का अर्थ होता है सूक्ष्म। रिसाव एवं अंतरक्षेपण संबंधित है, तो ये आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र में शामिल है, तो संचार। आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों, जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, का उपयोग करते हैं। बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, समझा नहीं पाऊंगा। अगर समझना है तो मेरे पूर्व के वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बताया है। 8वां क्वेश्चन आया था उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों एवं उत्पादन की दी गई तकनीक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। इन्हीं संयोगों को दर्शाने वाली रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। 9वां क्वेश्चन था समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते? तो अंग्रेजी भाषा का मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। अतः व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण या समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। एम.एच. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। फिर है पी वक्र की नतोदरता से आप क्या समझते हो, मतलब नतोदर क्यों होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र, मतलब पी हो गया उत्पादन संभावना वक्र, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का कारण, देखिए एक बार थोड़ा सा बताते हैं इसको। ये इस तरह का जो वक्र है ये उत्पादन संभावना वक्र है, और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु ये है, तो इसकी ओर क्या होता है, धंसा हुआ रहता है और इधर उठा हुआ रहता है। इसी को हम लोग नतोदर कहते हैं। तो ये नतोदर क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण है बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र में दाईं ओर खिसका संसाधनों वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनीति को दर्शाता है। सीमांत अवसर लागत से अभिप्राय वाय वस्तु के उत्पादन की मात्रा में होने वाली उस कमी से है जो कि एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है, जब संसाधनों को वाई से एक्स की ओर विवर्तित किया जाता है। तो सीमांत अवसर लागत का फॉर्मूला होगा डेल्टा वाई की हानि बटा डेल्टा एक्स की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समस्या क्या है या क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, पहला असीमित आवश्यकताएं। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है। एक आवश्यकता को पूर्ण करते ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। एक समय में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो मानव की सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक सी नहीं होती है, अर्थात कुछ अधिक महत्वपूर्ण और कुछ कम महत्वपूर्ण होती है। अधिक महत्व वाले आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है। फिर है साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होने का अर्थ है कि साधनों की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम होती है।
अगला है सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो साधन सीमित होते हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि यदि किसी के पास 500 रुपया है तो वह इससे एक शर्ट या एक जोड़ी जूता या फिर एक किताब खरीद सकता है। फिर है चुनाव की समस्या। सीमित साधनों से सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात साधन को किस आवश्यकता की पूर्ति में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए यह समस्या उत्पन्न होती है। इसे ही चुनाव की समस्या कहते हैं। अगला है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संस्थाएं श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुओं जैसे उत्पादन के कारकों को नियंत्रित करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के कारक जैसे श्रम, प्राकृतिक संसाधन या पूंजीगत वस्तुएं सरकार के नियंत्रण में होती है। स्टॉक चर एवं प्रवाह चर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रवाह हो जाएगा, प्रवाह को समय की एक निश्चित अवधि के संदर्भ में मापा जाता है। प्रवाह में समय की अवधि होती है, यह एक गतिशील अवधारणा। स्टॉक क्या है? तो स्टॉक को निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। स्टॉक की समय अवधि नहीं होती है, यह एक स्थिर अवधारणा है। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, रिसाव एवं अंतरक्षेपण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो क्षरण, रिसाव मतलब हो गया क्षरण या वापसी, वे प्रवाह चर हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया मतलब आय सृजन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए कर है। यह सभी चर अर्थव्यवस्था में आय लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा आय प्रवाह को कम करते हैं। और है भरण या समावेश, वे प्रवाह चर है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। इसमें निवेश, निर्यात, सरकार एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में वृद्धि होती है। तो ये चित्र को आप लोग बना सकते हैं। इस चित्र में देखिए क्या है कि इधर से भरण हो रहा है, मतलब पैसा भर रहा है, ठीक है, और इधर से क्षरण हो रहा है, मतलब इधर से पैसा निकल रहा है। तो किस किस रूप में पैसा भरता है? तो इन्वेस्टमेंट में, सरकारी व्यय से और निर्यात से। और पैसा किस तरह से निकलता है? तो बचत से हो गया, कर के माध्यम से हो गया, या फिर आयात से हो गया। इस तरह से पैसा निकलता है। अब है 8/7/2025 को क्वेश्चन आया था आपका, कीमत रेखा या बजट रेखा की ढाल व्यक्त की जाती है। तो इसका फॉर्मूला है -px/py। समानता मांग वक्र संबंध को व्यक्त करता है। तो किस तरह का? मूल्य और मांग के मध्य। उपयोगिता के माप की इकाई है यूटिल्स। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D बराबर 10 माइनस 5p, वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? तो वस्तु की मांग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। रेखा चित्र में इन बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? तो ई बिंदु मतलब मांग रेखा के बीचों बीच में अगर मांग की लोच पूछ रहा है तो मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर होगी, ठीक है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। यहाँ पर मांग की लोच जो है घटते घटते क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और यही हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ बीचों बीच में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और यहाँ अंश पर मांग की लोच अनंत हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर मध्य बिंदु में पूछा, मतलब ई बिंदु पर पूछा, ई बिंदु का है बीचों बीच में, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, तो इकाई लोचदार हो जाएगी। अब है आपका पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग समानता एक साथ किया जाता है, अर्थात यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती या घटती है तो उससे संबंधित अन्य वस्तु की भी क्रमशः मांग बढ़ या घट जाती है। उदाहरण के लिए कार, पेट्रोल, पेन, स्याही इत्यादि। मतलब पूरक वस्तु आपका कार, पेट्रोल हो जाएगा और पेन, स्याही हो जाएगा। यदि बाजार में कार की मांग बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। इसके विपरीत भी संभव है क्योंकि इसका प्रयोग समानता एक ही साथ किया जाता है। फिर है मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक है, पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा है अन्य वस्तु की कीमत। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ये सभी ऑफिशियल आंसर दिया हो गया है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता की आय। चौथा पॉइंट है रुचि एवं अध्ययन। पांचवा है भविष्य में कीमत संबंधी आशा। फिर है सरकारी नीति और लास्ट पॉइंट है जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच कितनी होती है, सकारण उत्तर दीजिए। तो अनिवार्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार अर्थात शून्य होती है
क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिनका मूल्य कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, उनके मांग में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। उदाहरण के लिए जीवन रक्षक दवाएं, नमक इत्यादि। फिर है उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उदाहरण गर्मी लगने पर पंखा का प्रयोग, ठंडी में स्वेटर का प्रयोग, प्यास लगने पर पानी का पीना इत्यादि। इनका प्रयोग जिनके लिए किया जाता है उपभोक्ता कहलाता है। अंधिमान वक्र किसे कहते हैं एवं इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। अंधिमान वक्र को हम लोग उदासीन वक्र या तटस्था वक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे उदासीन वक्र भी कहते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती, अंधिमान वक्र कहते हैं। इसकी विशेषता है कि अंधिमान वक्र ऊपर से नीचे की तरफ ऋणात्मक ढाल वाला एवं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मतलब देखिए इस तरह का रहेगा, ये रहेगा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर आ रही है, ये मूल बिंदु की ओर क्या होगा, उन्नतोदर होगा, मतलब उठा हुआ रहेगा। और साथ ही इसका ढाल क्या है, ऊपर से नीचे गिरे मतलब ऋणात्मक ढाल वाला रहेगा। फिर है अगर बहुत सारा उदासीन वक्र रहेगा तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर में रहेगा वो अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा, और उदासीन वक्र जो है एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। तो इस नियम की सर्वप्रथम व्याख्या फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने की थी। इसे व्यवस्थित रूप में एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को है। सिद्धांत की मान्यताएं क्या है कि उपभोग की क्रिया अनवरत चलती रहनी चाहिए। फिर उपभोग की जाने वाली इकाइयों परस्पर गुण, परिणाम, रंग, स्वाद इत्यादि में समान होने चाहिए। फिर उपभोग की क्रियाओं के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उपभोग की क्रिया के दौरान उपभोक्ता की आय, रुचियां, आदतें आदि में बदलाव नहीं होना चाहिए। और इस सिद्धांत के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है, अधिक उपभोग की जाने वाले वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। 7/8/2025 को क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का भरण है। तो सरकारी व्यय हो जाएगा। सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार होता है तो आय का चक्रीय प्रवाह। फिर तीसरा, राष्ट्रीय आय या उसके अवयवों पर पुस्तक लिखी थी तो साइमन कुजनेट्स ने। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी VKRV राव ने। भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। तो अमेरिका। आर्थिक कल्याण का सही सूचक कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक। लघुतरीय प्रश्न है, व्यक्तिगत आय क्या है। तो सभी व्यक्तियों की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसमें साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों प्रकार की आय शामिल होती है, चाहे देश की घरेलू सीमाओं में रहकर प्राप्त हुई हो या विदेशों से। इसमें निगम कर तथा अवितरित लाभ शामिल नहीं किया जाता है। इसकी गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जाती है। तो व्यक्तिगत आय का सूत्र हो जाएगा राष्ट्रीय आय माइनस निजी आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभ। 8वां, हस्तांतरण भुगतान क्या है। तो इनके प्राप्तकर्ताओं द्वारा बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जाती, यह केवल मुद्रा का हस्तांतरण है। हरित GNP किसे कहते हैं। तो हरित GNP की अवधारणा का विकास आर्थिक विकास के मापक के रूप में किया जा रहा है। GNP का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण एवं समाज के विभिन्न वर्गों में उनके न्यायोचित बंटवारे से है। मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है। तो मूल्यह्रास स्थिर पूंजी संपत्तियों जैसे भवन, मशीनरी, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के उपकरण आदि के मूल्य में समय के साथ विभिन्न कारणों से कमी आती है, इसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय आय की चक्रीय प्रवाह के 3 चरणों को समझाएं। तो 3 क्षेत्रकीय में फर्म है, परिवार है और सरकारी क्षेत्र शामिल रहता है। सरकारी क्षेत्र निम्न कार्य करती है जिससे आय का चक्रीय प्रवाह होता है। तो पहला है, सरकार परिवार क्षेत्र पर कर लगाती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह जो है वो परिवार क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। फिर सरकार उत्पादक क्षेत्र पर कर लगाती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। तीसरा है, सरकार उत्पादकों को आर्थिक सहायता देती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। फिर चौथा पॉइंट देख लीजिए, 5वां है, छठा है,
धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। वीडियो का है कि अब लंबा हो रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चित्र को आप लोग बढ़िया से ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर है दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो लिखा हुआ इसको आप लिख सकते हैं। ऐसे दोहरी गणना क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर है, राष्ट्रीय आय का अगर हम लोग गणना कर रहे हैं तो डॉक्टर का आय को भी हम लोग जोड़ लेंगे, और उसके यहाँ अगर कोई माली काम कर रहा है तो उसका भी आय को हम लोग जोड़ देंगे। तो वो क्या हुआ, एक ही आय दो बार गिनती हो गया। क्या है कि डॉक्टर मान ली 10,000 रुपया कमा रहा है, और 10,000 में से 1,000 है सो माली को दे रहा है। तो हम जब राष्ट्रीय आय का गिनती करेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर का आय 10,000, माली का आय 1,000, हो जाएगा 11,000, जबकि वही आय से निकल कर माली को गया है। तो यही दोहरी गणना हो जाती है। तो यही चीज, लेकिन ये मैंने अपने तरफ से समझा है, इसमें जो लिखा हुआ उस तरह आप लिख सकते हैं। और इससे बचने के उपाय क्या है, तो अंतिम उत्पाद विधि के द्वारा और मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। फिर 7/10/2025 को क्वेश्चन आया था, किस बाजार में AR बराबर MR होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब TR बराबर TC होता है। उपभोग निर्भर करता है किस पर, आय पर। MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको देख लीजिएगा। पूर्ति अपने लिए स्वयं मांग ही उत्पन्न कर लेती, यह कथन करता है, तो JB से का है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, प्रोफेसर JB से। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो JM केन्स ने लिखी थी 1936 में। लघुतरीय प्रश्न है, यदि गुणक का मूल्य 5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य बताए। तो K बराबर 5 हो गया। K हो गया है आपका गुणक, जिसका गुणक का मूल्य 5 है, मतलब K का मान 5 हो गया, गुणक हो गया K। MPC का मान आपको निकालना है, तो K बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। बस K के जगह पर 5 बैठा दिए, MPC अब तिरछा गुना करके हम लोग MPC का मान निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र X अक्ष के समानांतर क्यों होता है, तो ये आंसर को आप लोग देख लीजिए। ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है, तो कीमत रेखा पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, X अक्ष के समानांतर होती है, वही उसकी प्रकृति है। इसका मतलब है कि बाजार में मूल्य है सो स्थिर रहता है, लेकिन इसमें जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिखिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गया है, यदि y बराबर, मतलब समझिए y हो गया आय आपका 1600 है और डेल्टा आय 400, मतलब विनियोग है 400। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए हमको चाहिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब हो गया MPC, ठीक है, MPC। और MPC हमको कहाँ से पता चलेगा, तो K से। K मतलब गुणक से, तो गुणक का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, K बराबर 1/1 MPC। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हम लोग MPC का मान निकालेंगे। MPC का मान आ गया इतना। उसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर, तो इस अंतर को आप लोग देख सकते हैं। चार 11/2025 को क्वेश्चन आया था, बजट किसे कहते हैं, तो बजट क्या है, तो सरकार की वार्षिक आय व्यय का विवरण है। भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्री। बजट वर्ष भारत में कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, तो कर बजट। सरकार के राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का सही उदाहरण कौन सा है, तो ब्याज भुगतान और स्कूल भवन का निर्माण। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बजट क्या है, तो बजट सरकार द्वारा तैयार किया गया वार्षिक दस्तावेज होता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। फिर है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर कीजिए, तो राजस्व बजट में आ जाएगा सरकार की आमदनी और दिन प्रतिदिन के खर्चों का विवरण होता है, जबकि पूंजीगत बजट में क्या है, तो संपत्तियों की खरीद, निवेश और ऋण अदायगी जैसे पूंजीगत मदों का उल्लेख होता है।
बजट के दो उद्देश्य है, तो पहला है देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और दूसरा है सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देना। बजट घाटा किसे कहते हैं, तो जब सरकार की कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय अधिक होता है तो उसे बजट घाटा कहा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको देख लीजिए, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। बजट की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख घटक बजट के बारे में लिख देना है और इसके घटक क्या है, तो राजस्व बजट जिसमें दो भाग है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत बजट जिसमें है पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत व्यय। इसी का 8वां क्वेश्चन था राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर और सरकार द्वारा लिए गए ऋण प्लस अन्य देयता। ये फॉर्मूला है इसका, जैसे लिखा हुआ ये ऑफिशियल आंसर दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है सरकारी बजट के उद्देश्य एवं महत्व समझाएं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का 8वां में था संतुलित बजट, अधिक बजट तथा घाटे के बजट की व्याख्या करें, तो सबके बारे में लिखना है। वीडियो को रोक रोक कर आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब समाप्त। अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।